वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ साइंस चैप्टर 2 एसिड एंड बेस। तो इस चैप्टर में हम लोग एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने एसिड देखा था क्या होता है, बेस क्या होता है ये देखा था, पीएच स्केल के बारे में देखा था। उसके अलावा इंडिकेटर्स देखे थे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी देखे थे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब ऐसे इंडिकेटर जो अपना स्मेल बदलते हैं, ऑर्डर बदलते हैं एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके। उसके अलावा हमने नेचुरल और सिंथेटिक एसिड्स देखे थे और नेचुरल और सिंथेटिक बेस देखे थे, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर देखे थे। मतलब हमने मेनली एसिड बेस और इंडिकेटर के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसिड और बेस की। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। वी लुक्ड एट हाउ एसिड्स एंड बेसिस बिहेव विद डिफरेंट इंडिकेटर्स। लेट अस नाउ स्टडी सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा रिवाइंड कराऊंगा, इंडिकेटर कैसे काम करता है। ये इंडिकेटर जो होते हैं इनके साथ एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और अलग अलग तरह का रिएक्शन करते हैं। तो उस अलग अलग तरह के रिएक्शन की वजह से इंडिकेटर जो होता है उसमें अलग अलग चेंजेस होते हैं। तो वो चेंजेस हमें कलर बदलने के रूप में दिखते हैं। तो इंडिकेटर इस तरह से हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ये जितने केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि बेसिकली ये कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। तो इसमें देखो पहला टॉपिक क्या लिखा है, सब टॉपिक हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। मतलब कोई भी एसिड या बेस मेटल से कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक देखोगे तो हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे रिएक्ट करेंगे। उसके बाद हाउ डू बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। फिर हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। फिर उसके बाद हाउ डू एसिड्स एंड अल्कलीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इतना, ठीक है। तो इसके अंदर हमको ये 5 टॉपिक्स देखने हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आयनाइजेशन है, उसको आगे देखेंगे। तो स्टार्ट में जो इक्वेशन दिया है सीधा उस पे चलते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए। इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले मेटल आपको पता होना चाहिए क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल पता होना चाहिए। मेटल कोई बता सकता है क्या होता है। व्हाट आर मेटल्स, METALS? आयरन। आयरन। आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटल, मेटल से आप क्या समझते हो। देखो मेटल जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट किसी मेटल में, एक तरफ ये मेटल है, अगर एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी दें तो वो दूसरी तरफ ईजिली कंडक्ट हो जाता है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं जिसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं, उनके केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में, मेटल और नॉन मेटल, यानी कि इंसुलेटर में नॉन मेटल इंसुलेटर एक ही होते हैं। सर हाँ। सर हाँ बताओ। वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी पास करता तो वो भी मेटल हुआ। नहीं, वाटर कभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। देखो क्या होता है, जो वाटर होता है इसमें हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है। वाटर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होते हैं जो पानी हमें नेचुरली मिलता है, ठीक है। जिस पानी में इम्प्योरिटी नहीं होते हैं उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर में अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, ठीक है। बैटरी में भी डिस्टिल वाटर डलता है, लेकिन बैटरी में डिस्टिल वाटर के साथ एसिड भी डलता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें पास करता है। और जो वाटर हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है, तो उस इम्प्योरिटी की वजह से करंट पास करता है, वाटर की वजह से नहीं करता है। समझ गए। ठीक है, आगे देखते हैं अब। तो नॉन मेटल और मेटल ये क्लियर हो गया है ना। अब आगे देखते हैं।
आगे जो सबसे पहला रिएक्शन है वो क्या है, एसिड और बेस मेटल से किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो वी जनरली नो दैट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म ए सॉल्ट with the displacement of hydrogen gas. We can depict the reaction between acid and metal as follows. इसका मतलब क्या है कि जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद वो एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा शुरू में, ठीक है। देखो ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, शुरू में आपको इसको रटना पड़ेगा, ठीक। फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आते जाएगा, ठीक है। और क्लास 9th में आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल याद किया था क्या? पीरियोडिक टेबल नो सर। नहीं किए थे, कोई बात नहीं। अभी क्लास 10th आ गया है तो क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपके लगभग बहुत सारे चैप्टर्स में काम आती है। तो उसी तरह से केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री में जो केमिस्ट्री होता है इसमें पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल हमें ये बताता है कि देखो ये जो लिखा है Zn जिंक के लिए होता है, Cl क्लोरीन के लिए होता है। तो आपको सबसे पहले सिंबल पता होना चाहिए कि किसका क्या सिंबल है, ठीक है। पहली चीज़ सिंबल पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए क्लास 10th में, ठीक है। एटॉमिक नंबर और सिंबल, तो ये आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा। जैसे आप छोटी क्लास में टेबल याद करते हो और फिर टेबल याद करके मल्टीप्लाई करते हो, उसी तरह से आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग डायरेक्ट इस पे आते हैं। एसिड और बेस रिएक्ट करके मेटल बनाते हैं। एसिड पिछली क्लास में पढ़े थे। एसिड क्या होता है? जिसका pH वैल्यू 7 से कम मिलेगा। बेस जिसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा मिलेगा। तो जब एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट। और एसिड और मेटल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन। अभी यहाँ बेस के बारे में बात नहीं किया है। तो देखो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वही एसिड है जो हमारे स्टोमक में यानी पेट में रिलीज होता है, और जब हम खाना नहीं खाते हैं तो इसी एसिड की वजह से एसिडिटी होती है, ठीक है। कल वाली क्लास में इसको हमने देखा था। तो ये एसिड जब जिंक से रिएक्ट करता है, किससे, जिंक से, तो ये क्या बनाता है, ये जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन बाहर हो जाता है, ठीक है। तो जब ये मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखोगे तो इसमें हाइड्रोजन है और क्लोराइड है, और यहाँ पे जिंक में केवल जिंक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक का कोई चीज़ हट के दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन हाइड्रोजन को छोड़ करके जिंक के साथ जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे जिंक अलग था और हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ थे। तो रिएक्शन के बाद क्या हुआ, जिंक के साथ क्लोरीन आकर के जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यों लगा है वो अलग चीज़ है, वो वैलेंसी की वजह से होता है, वो आगे पढ़ोगे। अभी बस इतना समझो कि जिंक के साथ क्लोरीन आके जुड़ गया तो ये बना दिया जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन अलग हो गया तो फिर वो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन थे वो दोनों जुड़ के H2 बन गए, वो गैस बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, तो वो निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, फॉर्म ए सॉल्ट। और ये जो है क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये क्या है, ये एक सॉल्ट है, ठीक। तो ये बन गया सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे ये चीज़ याद रखनी है आपको। जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो ये याद होना चाहिए और ये एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए, इस तरह से। समझ गए? कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो कंफर्म करो, फिर आगे बढ़ते हैं। संदीप? नो सर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर क्या लिखा है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सम मेटल्स दैट यू ऑलरेडी नो। तो ये जिंक के साथ लिखा हुआ है, ये किसी और मेटल के साथ भी इस तरह से ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसको आगे हम देखते जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसी को ये एक्टिविटी के थ्रू करके देखा है ना। तो इसमें इसने क्या किया है, देखो यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और उसमें जिंक को डाला है। मतलब यहाँ पे थोड़ा उल्टा किया है।
देखो इसमें पहल टॉपिक में लिखा है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस टू रिएक्ट विथ मेटल, है ना। मतलब एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन मेटल के साथ। तो ये पहले वाले में हमने मेटल को एसिड के साथ तो देख लिया, लेकिन अब हम बेस को मेटल के साथ देखेंगे, है ना। इसी को ये एक्टिविटी से भी बताया है। तो एक्टिविटी में जाने से पहले ये देखो यहाँ पे रिएक्शन, ये जो लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, ठीक है। जिस तरह से HCl एसिड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ठीक है। कुछ कॉमन एसिड और बेस जो है वो आप लोग याद कर लोगे, इसमें दिया होगा यहाँ पे, लास्ट क्लास में हम लोग देखे भी थे। यहाँ पे नेचुरल एसिड्स बेस दिए हैं, और इसके अलावा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो कुछ एसिड और बेस का नाम याद कर लोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा रिकॉग्नाइज करने में, वो हो जाएगा करते करते, ठीक। अभी देखो ये है NaOH, NaOH होता है बेस, ठीक। तो ये बेस रिएक्ट किया मेटल के साथ, इसमें भी सेम चीज़ होगा, इसमें भी डिस्प्लेस हो जाएगा। अभी इसके साथ क्या है, OH है ना। तो जिंक जो हो गया इसके साथ आके जुड़ गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, मेटल के साथ जब भी एसिड या बेस रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस अलग होके निकल जाएगा, हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा अलग होके। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे NaOH था, इसमें जिंक आके जुड़ गया और हाइड्रोजन अलग हो गया इसमें से। देखो यहाँ पे H था वो गायब हो गया, तो ये हाइड्रोजन गैस इसने बना दिया, ठीक है। तो एक्टिविटी 3 जो दिया है उसमें यही किया है। इसमें क्या किया है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें जिंक डाला गया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, ऊपर एक माचिस जला के रखा गया है, तो वो क्या कर रहा है, उसमें स्पार्क जैसा हो रहा है, ठीक है। तो वो क्यों हो रहा है, वो हाइड्रोजन गैस की वजह से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है। इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है। तो ये डाइल्यूट का मतलब क्या होता है ये भी अभी बता रहा हूँ। और यहाँ पे जिंक के सामने ग्रैन्युलेटेड लिखा गया है, मतलब कि जो जिंक है ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में है जिंक, ठीक है। जिंक मेटल होता है तो छोटे छोटे टुकड़े में है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है ये आप लोग थोड़ा समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे आपके पास 2 वर्ड्स आएंगे, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, जब भी किसी चीज़ के आगे इस तरह से लिखा हुआ है डाइल्यूट HCl, ठीक है, और या फिर इस तरह से लिखा हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब मैं दोनों का मतलब समझाता हूँ। देखो HCl जो है वो एक एसिड है ना। HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक। हम इसमें पानी भी मिला सकते हैं, ठीक। हम इसमें पानी भी मिला सकते हैं, पानी से मतलब डिस्टिल्ड वाटर, है ना। डिस्टिल्ड वाटर भी मिला सकते हैं। तो देखो क्या होता है, अगर केवल एसिड है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। उसका इफ़ेक्ट कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर उसमें पानी भी मिल जाए तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। पानी जितना ज़्यादा मिलाओगे इफ़ेक्ट उतना कम होते जाएगा एसिड का, ठीक है। पानी जितना कम रहेगा इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि उसमें पानी मिला हुआ है, ठीक। डाइल्यूट में क्या होता है, पानी मिला हुआ है। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई एसिड या बेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो इतना खतरनाक होता है कि उसमें अगर आप कोई चीज़ डालेंगे तो वो चीज़ जल जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई बार एसिड अटैक होता है, उसमें फेस में एसिड डाला जाता है। अगर किसी के मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं फेस में एसिड डाल देते हैं, तो वो जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं। वो इतने ज्वलनशील होते हैं कि वो अगर किसी की चीज़ के ऊपर गिर जाए तो वो तुरंत जल जाता है। उसमें अगर पेपर डाल दोगे तो जल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो होता है एसिड जो होता है डाइल्यूट भी होता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी होता है। इसीलिए हमें टेस्ट करके हमेशा एसिड चेक नहीं करना चाहिए, हमें पेज स्केल से टेस्ट करना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन जो होता है जो आगे आपसे पूछा जाएगा वो ये होता है कि जब भी एसिड जो होता है, एसिड वैसे तो कॉन्सेंट्रेटेड है ना। कॉन्सेंट्रेटेड को इस तरह से CONC लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि आप एसिड में पानी डालोगे या पानी में एसिड डालोगे, कोई बता सकता है इसका आंसर। जब भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना होगा तो हम पानी मिलाएंगे एसिड में, लेकिन
हम जिस मतलब टेस्ट ट्यूब या बीकर में एसिड है उसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, या फिर उल्टा करेंगे, जिसमें पानी है उसमें एसिड थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे? क्या करेंगे हम? सर पानी में एसिड। पानी में एसिड डालेंगे, क्यों? देखो मैं बता रहा हूँ क्या है। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है ना, अब इसमें एसिड भरा हुआ है पूरा, ठीक। ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि इसमें तुम पानी अगर डालोगे थोड़ा सा भी, तो जैसे इसके कांटेक्ट में पानी आएगा तो वो तुरंत पानी को एकदम भाप बना देगा और वो बाहर निकलेगा। और भाप जैसे बनाएगा तो मान लो ये उस तरह से होगा जैसे आप कभी गर्म तेल में पानी डालना, ये उसी तरह से होगा। तो आप कभी गर्म तेल में एक दो बूंद भी पानी डालोगे तो एकदम तेल क्या होता है, इधर उधर तेल के छींटे पड़ते हैं और वो भाप बना देता है पानी को। तो उसी तरह एसिड में भी पानी डालने से होता है, ठीक है। तो इसलिए एसिड में पानी डालना सेफ नहीं होता, इसलिए हम उल्टा करते हैं। पानी है उसमें एसिड डालेंगे तो जो एसिड गया वो बहुत गर्म कर सकता है पानी को, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा होता है। तो पानी उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके छींटे इधर उधर नहीं जाते। लेकिन इसके केस में क्या होगा, छींटे इधर उधर जा सकते हैं। तो ये एक रीज़न होता है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, पानी को एसिड में नहीं डालते हैं, एसिड में पानी मतलब एसिड को पानी में डालते हैं, है ना। समझ में आया? ठीक। तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल एंड मेटल विथ एसिड एंड बेस। ये बेस से रिएक्ट है चाहे मेटल से, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और वो रिलीज हो जाएगा, इतना ही याद रखना है, ठीक। एक एक एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक। एग्जाम्पल जो होते हैं केमिकल रिएक्शन के ही याद होने चाहिए, ठीक। इसमें आप देखोगे तो इसके आगे 2 लिखा है, यहाँ पे Cl2 है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये सब जो होता है ये बैलेंस करने के लिए होता है। इक्वेशन बैलेंस करने आता है आप लोग को? पिछले क्लास में था क्या साइंस में, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? यस सर। हाँ, तो वो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता होगा तो आप लोग बता दोगे, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके नहीं आता था। नहीं आता है, ठीक है। तो आप केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोग को इसका वो पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो चीज़ बता पाऊंगा। सर पूरा याद करना पड़ेगा? पूरा नहीं, कम से कम स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स, ठीक है। यस सर, 20 याद है। 20 याद है एटॉमिक नंबर के साथ? ठीक है, एक बार देख लेना इसको फिर बताऊंगा, है ना। यस सर। ठीक, तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है वह है हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है। एसिड जो होता है वो मेटल के कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है और मेटल के हाइड्रो कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मतलब अभी हमने एसिड और बेस का मेटल के साथ देखा, एसिड का मेटल के साथ देखा। अब हम ये देखेंगे कि एसिड मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये देखो। जो CO3 होता है उसको कार्बोनेट बोलते हैं, और जो HCO3 होता है इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। मतलब CO3 कार्बोनेट है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो वो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। कार्बोनेट ऑफ मेटल, कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल के जगह पे यहाँ पे सोडियम है, ठीक है। मेटल के जगह पे यहाँ पे क्या है, सोडियम है। अब देखो मेटल मैंने बताया जो कंडक्टर होता है उसको मेटल बोलते हैं, ठीक है। जब आप पीरियोडिक टेबल याद कर लोगे तो मेटल का एक और डेफिनेशन आएगा, ठीक है। वो पीरियोडिक टेबल याद करने के बाद जिसके ऊपर प्लस साइन होता है वो सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन में प्लस साइन होता है, लेकिन हाइड्रोजन ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ऐसी है कि कई बार वो मेटल की प्रॉपर्टीज शो करता है, कई बार नॉन मेटल की, इसलिए हाइड्रोजन को किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो सोडियम जो होता है ये Na+ होता है ना। अगर सोडियम का वैलेंसी आप लोग लिखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है इसके पास, ये Na+ होता है ये। तो इसमें आते हैं, देखो द केमिकल इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस टेकन प्लेस। अब इसको भी एक्टिविटी 4 के माध्यम से इसमें समझाया गया है। एक्टिविटी में क्या किया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया गया है, और क्या है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट है,
ठीक है, सीधा यहाँ से समझते हैं क्या किया है। देखो, जब एक कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा कोई एसिड, जैसे कि HCl एसिड है, ये सोडियम के कार्बोनेट से रिएक्शन किया, तो इसने क्या बनाया, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, NaCl एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट बना, और ये पानी बना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ठीक, सेम चीज़ जब हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट किया तो वो भी क्या बनाया, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। ठीक है, ये देखो एक लाइन लिखा है, ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का मतलब होता है हर मेटल का अपना सॉल्ट होता है। ठीक है, हर मेटल का अपना क्या होता है, सॉल्ट होता है। तो ये जब होते हैं मिल करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं सब अपना। जैसे कि यहाँ पे सोडियम था तो सोडियम क्लोरीन से जुड़ेगा तो NaCl बनाएगा। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम मेटल होता है यहाँ पे तो मैग्नीशियम क्लोरीन से जुड़ करके MgCl बनाता। ठीक है, तो उसी तरह से MgCl2 होता है शायद। उसी तरह से जितने मेटल है सब अपना अलग अलग सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। ठीक है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समराइज़ कर सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब एसिड मिलाएंगे तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको ये लाइन पहले लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके पहले ये लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन और फिर एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, अभी मेरे ख्याल से आगे हम और करेंगे अगर तो आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूलाज और ये सब आप बहुत दिन बाद देख रहे हो, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, अभी जो दो मैंने चीज़ सिखाई है उसमें बस क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर एसिड बेस मेटल से मिलेगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, और एक सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, एसिड अगर मेटल के साथ मिलेगा, बेस के साथ मिलेगा एसिड तो भी वैसे ही होगा, बेस और ये मेटल है ना, बेस और मेटल मिलेंगे तो। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, मतलब एसिड या बेस अगर मेटल के साथ मिलते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन अलग बनेगा। ठीक, और वही एसिड, हाँ बोलो। सर आज का होमवर्क बता रहा हूँ। ठीक, और वही अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, आज का होमवर्क ये है कि अभी जो मैंने बताया है, ये जो 2 पेजेस हैं, इसको मतलब क्या करना, फर्स्ट पेज जो है साइंस का ये वाला एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला, इसको पढ़ना पूरा। ठीक है, ये इसका कल वीडियो भी अपलोड किया गया है, उसको देख लेना हेल्प के लिए। और ये जो अभी हमने 2 टॉपिक पढ़े, इनको पढ़ के अपने से हैंड रिटेन नोट्स बनाना। ठीक है, नोट कैसे बनाना है उसको भी मैं एक वीडियो में बताया हूँ, वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना नोट कैसे बनाना है।